So welcome Moiz in our show. I'm so happy that you are here in our show finally. No Jannat, I am so thankful and I think I'm very blessed कि मुझे आपके शो में आने का मौका मिला है और वो भी लाहौर के स्मॉग के मौसम में हम दुनिया में ज़रा खुशियाँ फैलाते हैं। हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी पोल्यूशन तो बहुत सारे तरह की पोल्यूशन होती है, तो हम थोड़ी सी पोल्यूशन हम भी कर लेते हैं, ज़रा हटाएं थोड़ी सी तो मोइस, सबसे पहले तो मोइस ये बता दो लोगों को कि मोइस तुम्हारी एक पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा मौसम आते हैं जैसे और ट्रांजिशंस हैं, तो लोगों को ये बताओ कि तुम किस तरह, तुम्हें प्रेफर्ड प्रोनाउन क्या है, क्या बताया जाए, अपने मतलब जेंडर के बारे में खुद ही बता दो इससे पहले कि लोग जजमेंटल हो जाएं। बिल्कुल एग्जैक्टली, मेरे ख्याल से मेरा सबसे ज़्यादा जो करीबी आता है ना जेंडर के साथ रिलेशनशिप, इट्स वेरी सिमिलर टू जो कि आबदा परवीन जी ने एक दफ़ा कहा था कि मैं खुदा के हाथ की बनाई हुई मूरत हूँ, वो मुझ में से जैसी रूह बहाना चाहे बहा दे। सो मेरे नज़दीक मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, मर्दानगी, जनानगी या कुछ भी नहीं, मेरे ख्याल से ये इंसानी रवैये के और इंसानी इजहार के मुख्तलिफ पैकर होते हैं और सबके अंदर बहुत हुस्न है। सो इन इंग्लिश आई थिंक यू वुड लाइक टू, आई वुड बी क्लोजेस्ट टू जेंडर फ्लूइड, बट क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं सो आई एम पार्ट ऑफ द ख्वाजा सरा कल्चर, और आप मुझे ही बोलें, शी बोलें या दे बोलें, इंग्लिश के अंदर आई एम ओके विद एवरीथिंग एज लॉन्ग एज यू डू इट विद रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। और मोइस, सबसे मज़े की बात है कि तुमने लोगों के लिए ज़िंदगी बहुत आसान कर दिया। हम माइंड करते हैं यार तुमने मेरे प्रेफर्ड प्रोनाउन का ख्याल नहीं रखा, लेकिन इट्स अ चॉइस बेसिकली कि अब तुम इतनी स्पेस देना चाहते हो, मतलब तुमने कह दिया है या चाहती हो, जो भी मैं तुम्हें कह सकती हूँ, तो तुम यू वॉन्ट माइंडेड, बट रिस्पेक्ट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। रिस्पेक्ट इज एसेंशियल, एब्सोल्युटली, बिकॉज जन्नत मेरे ख्याल से तुमने भी कोई बात कही थी बहुत मज़े की कि हम लोगों को पहले ही जज कर देते हैं, हालांकि हमें इस बात का भी एहसास करना चाहिए कि लोगों के साथ एक डायलॉग के ज़रिए और दोस्ती के ज़रिए उनकी भी एजुकेशन होती है, राइट? Exactly. और हमें वो मौका भी फराहम करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की पब्लिक बहुत अच्छी है मेरे ख्याल में, तो जब आप उनको एजुकेशन फराहम करते हैं दे अंडरस्टैंड। या थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। मुझे ये बताएं कि आपने हमारा शो तो देखा ही होगा, तो जो फर्स्ट सेगमेंट है उसका नाम है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। तो मोइस, आप तैयार हैं फर्स्ट सेगमेंट के लिए? डन, ज़रूर। अच्छा मोइस, आपकी जब हम देख रहे थे लाइफ के बारे में डिफरेंट पहलू और डिफरेंट ईराज जो आपके, जिस तरह चाइल्डहुड है, टीन एज है और अब माशाल्लाह, तो अब मैं ये देख रही थी कि आपने स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं। एक जगह आ रहा था कि आपको बुलिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है, मतलब बचपन में, और आप फेवरेट स्टूडेंट भी थे जब स्कूल की बात करें, तो मतलब उस बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। जन्नत, एक बहुत दिलचस्प किस्म का एक पैराडॉक्स होता है ना, एक मुइम्मा होता है, यानी कि आप बिल्कुल जैसे वो, हम नहीं, आपने देखा हुआ वो एक होता है फायर पान के अंदर ही वो मेंथॉल भी डाल देते हैं और उसके ऊपर उसको आग भी लगा के मुंह में डाल देते हैं, तो वो ठंडा भी हो गया, गर्म भी हो गया। अच्छा जन्नत, बिल्कुल ना पैराडॉक्सिकल सा एक सीन होता है, एक मुइम्मा सा, एक पहेली सी होती है, जैसे वो नहीं होता हमारे पास वो पान एक होता है जिसके अंदर मेंथॉल डाल देते हैं और उसको ऊपर से आग लगा लेते हैं, तो वो ठंडा भी हो गया, वो गर्म भी हो गया। तो बड़ी दिलचस्प बात यह है क्योंकि मैं आई वॉज़ वेरी स्मार्ट, तो मेरी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छी थी, आई वॉज़ वेरी गुड इन स्टडीज़ एंड एवरीथिंग, आई वॉज़ ऑल्सो वेरी गुड विद फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स वगैरह होते थे, उनके साथ खेलना कूदना वगैरह, बट लड़कों से भी दोस्ती, लड़कियों से भी दोस्ती, लेकिन साइमल्टेनियसली एक अनसेड किस्म का प्रेशर ऊपर था कि तुम्हारा जो रवैया है, तुम्हारा जो तरीका है चीज़ें करने का, वो परफेक्ट नहीं है, उसके अंदर टोटल मैस्कुलिनिटी होनी चाहिए। तो मेरे ऊपर ये डंडा इतना पड़ा ना बचपन से कि ये काम लड़कों की तरह करो, लड़कों की तरह नहीं, ये लड़कियों की तरह है, ये लड़कों की तरह है, कि मेरे लिए लड़का होना और लड़की होना एक आइडेंटिटी नहीं रही, एक तरह बन गई कि इट बिकेम अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स। स्कूल में भी ऐसा था? स्कूल में तो डेफिनेटली ऐसा था स्कूल में तो, लेकिन आप बच्चे होते हो तो चिल्ड्रन के अंदर फिर थोड़ी बहुत एक्सेप्टेंस होती है। टीचर्स कहते थे कि ये तुम कैसे क्या कर रहे हो? नहीं, टीचर्स वर ऑलवेज यूजुअली वेरी सपोर्टिव, दे वर ऑलवेज वेरी नाइस। बुलिंग कहां से फेस करनी पड़ी स्कूल में? बुलिंग मुझे सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ी व्हेन आई वेंट इनटू एन ऑल बॉयज स्कूल, बिकॉज वहाँ पे बुलिंग के साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बहुत ही सेक्शुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन, कि आपको बुली भी किया जा रहा है लेकिन आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह भी ट्रीट किया जा रहा है, जहाँ पे पीपल आर एक्सप्रेसिंग सेक्शुअल इंटरेस्ट इन यू अगेंस्ट योर विल, अगेंस्ट योर कंसेंट। एंड मेरे ख्याल से ये एक चीज़ है जो कि हम बहुत थोड़ी बात करते हैं इसके बारे में, कि ऑल बॉयज़ कॉलेजेस के अंदर, ऑल बॉयज़ स्कूल्स के अंदर हमारे पास माइनर्स के साथ जो प्यूबर्टी के टाइम पे जो एक सेक्सुअल किस्म का रवैया होता है वो कभी कभार बहुत टॉक्सिक हो जाता है। तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत, एक जैसे कि मैं ज़्यादा वल्नरेबल बॉयज़ ही हो जाते हैं ना। बिल्कुल, एंड पर्टिकुलरली बॉयज़ दैट आर इफेमिनेट, बॉयज़ दैट आर फेमिनिन, क्योंकि उनको इम्परफेक्ट बॉयज़ समझा जाता है। जन्नत, कि तुम्हें ये नहीं लगता कि इसके अंदर जेलसी का भी एक रोल है?
बिकॉज हम जो फेमिनिन बॉयज होते हैं बॉयज स्कूल के अंदर, वी आर ऑलवेज द वंस हु आर एकेडमिकली गुड, आर्टिस्टिकली राइट, सो द लुक वाइज दे कैरी देमसेल्फ वेरी गुड, यू नो। सो जो मैस्कुलिन से बॉयज होते हैं वो हमसे जेलस भी बड़ा होते हैं कि पढ़ाई में भी अच्छी, स्विमिंग में भी अच्छी, या इतना ज्यादा मल्टी टैलेंट कहाँ से आ गया, यू नो। और साथ में ये बात में बहुत इंपॉर्टेंट किया, थोड़ी सी ये फील होता था मुझे। लेकिन बहुत सारी जिस तरह ट्रांजिशन में होती हैं ट्रांसजेंडर्स, तो मतलब उनकी भी एकदम से इतनी ग्रूम नहीं होती, तो उन्हें भी स्टार्टिंग में इस तरह के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करते। आई स्टिल रिमेंबर, अभी हम बात भी कर रहे थे ब्रेक में कि हाँ मुझे भी लगता है कि जैसे जैसे ग्रेड्स इंक्रीज होते हैं तो वो आपको एक अनसेफ सा एनवायरनमेंट होता है। आई यूज्ड टू गो इन द नर्सरी एंड प्रेप क्लास, मुझे लगता था कि दे आर नॉट जजमेंटल, मतलब मैं यहाँ जाऊँगी, आराम से लंच करूँगी, जैसे चलना चाहती हूँ वैसे चलूँगी, जहाँ बैठना चाहती हूँ अपनी मर्जी से वहाँ बैठूँगी। Absolutely. तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे ये बताओ कि तुम्हें इतनी करेक्ट, एक तो मतलब होता है ना कि किसी कोई गेस्ट यहाँ पर आता है मुझे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कि ये पॉलिटिशियन है, अब तुम शुमाइला भट्टी भी हो, तुम पुदीना चटनी भी हो, तुम डॉक्टर मोइस भी हो, मतलब इतने सारे करेक्टर्स हैं, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन से करेक्टर से चीज़ें पिक करूँ और तुम्हारी कहानी से। सतरंगी का हर रंग मौजूद है ना हमारे अंदर। तुम्हें सतरंगी कह दिया जाए, बल्कि सतरंगी से भी ज़्यादा कोई नंबर लगा दिया जाए, इन्फिनिटी के ऊपर हम लोग जा सकते हैं। लेकिन तुम्हारी कहानी, अगर तुम्हें अपनी एक टाइटल सबसे ज़्यादा पसंद हो, जिससे तुम्हें बहुत इन्जॉय किया हो, तुमने कहा हो ये इससे मुझे, जब मैं ऐसे मतलब फॉर एग्जांपल अगर तुम पुदीना चटनी के तौर पे या शुमाइला भट्टी के तौर पे, तो तुम्हें लगा कि आज मैं मतलब वही हूँ जो मैं चाहती थी। मेरे ख्याल से ये मेरे साथ हुआ था जब मैंने भी रिसेंटली प्रोटेस्ट की थी कराची के अंदर, बिकॉज जन्नत दैट वाज द टाइम जब मैंने अपनी इनर फेमिनिनिटी को एम्ब्रेस किया। और वो वाकया कुछ यूँ था क्योंकि मेरे ऊपर उससे पहले अटैक हुआ था, और इंटरेस्टिंगली जन्नत मुझे लग रहा था कि मेरे नज़दीक परफॉर्मेटिव मर्दानगी, वो मर्दानगी जो आप माशरे को दिखाने के लिए, ज़माने को दिखाने के लिए अपने आगे रखती हो, मुझे लग रहा था कि वो मेरी ढाल थी जो नॉर्म सेट की है उसके, राइट। कभी दाढ़ी लंबी कर दी, उल्टा ब्लेड मार मार के दाढ़ी लंबी कर दी, यू नो, भारी आवाज़ में बात कर ली, यूँ होकर चल दिए, बाल छोटे कर दिए। मैंने कहा ये तमाम चीज़ें करने के बावजूद मेरे ऊपर हमला हुआ, प्री मेडिटेटेड हुआ, तो फिर तो भाड़ में गया ना सब कुछ, फिर तो कलंदरियत है, फिर तो तलवार उठाओ, फिर तो मैदान जंग में निकलो, जैसे हज़रत उम्मे उमारा निकली थी, राइट, जैसे हमारे पास मलका रजिया सुल्ताना निकली थी, जैसे झांसी की रानी निकली थी, जैसे अवध की बेगमात निकली थी। उसने वक्ता डाल दिया था जैसे झांसी की रानी, और वो जो अंग्रेज थे वो हैरान हो गए, भाई कहाँ से ये, हाँ मतलब इतनी ग्रेस से और इतनी खूबसूरती से और इतने स्ट्रॉन्ग और पावर के साथ, मतलब मुझे वो चीज़ ट्रांस में बहुत नजर आती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। हाँ, मुझे फ़कीरी और इस चीज़ को जब बात की जाती है और स्पिरिचुअलिटी को, तो मुझे ये फैक्टर बहुत ज़्यादा नज़र आता है अपनी कम्युनिटी में। तो मुझे वो चीज़ अब मतलब तुम प्रोटेस्ट में भी फील हुई, मतलब तुमने सेवन शरीफ से मतलब वहाँ पे स्टार्ट किया, पूरा कॉन्सेप्ट उसको फॉलो किया एक मतलब स्पिरिचुअल तरीके से, और फिर इसको आगे लेकर गए, और इस पर भी हम मज़ीद बात करेंगे। लेकिन अभी मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अभी ज़िंदगी में तुमने इतने सारे काम किए हैं, तो बिगेस्ट रिग्रेट तुम्हें क्या लगता है, ऐसी क्या चीज़ किया जो तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए? अच्छा, इंटरेस्टिंगली मुझे रिग्रेट्स नहीं होते, आई ऑलवेज लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, कि अच्छा ये मिस्टेक हुई और इस मिस्टेक से हमने कुछ सीखा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप जब चीज़ में रिग्रेट में चले जाए ना, तो आप बेसिकली अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को डाउट करते हैं। आप ये कहते हैं कि ओ मुझसे ये गलती हुई बिकॉज मुझे ये काम ठीक तरीके से नहीं करना था, या मुझे ये वाला काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर मैं रिग्रेट के करीब करीब हर्ट बोले, something that hurt me a lot. हाँ, क्या ऐसे? When I was growing up, my closest friend was this very close cousin of mine. और हमें एक दूसरे के सारे सीक्रेट्स पता होते थे, हमने एक दूसरे को हर मुश्किल वगैरह की घड़ी में सपोर्ट किया है। बट रिसेंटली अब से कुछ 1-2 साल पहले कुछ ऐसा वाकया हुआ जहाँ पे उन्होंने बिल्कुल ऑपोजिट जाके मेरे बारे में झूठ बोला और उसको एक्सपोज किया गलत तरीके से। गलत तरीके से नहीं, मुझे बिल्कुल यानी कि सपोर्ट ही नहीं किया एक पर्टिकुलर चीज़ में। आई वाज लाइक दिस वाज माय मोस्ट वल्नरेबल थिंग, मैंने तुमसे कभी जिंदगी में कुछ नहीं मांगा और तुम बिल्कुल मेरे खिलाफ चले गए just because you wanted to take vengeance from me for something, and that hurt me a lot. So my regret would be, I would say, investing इतना ज़्यादा emotions और इतना ज़्यादा time into a relationship that turns around. And little bit expectations also because your cousin. एक होता है ना stabbing in your back, एक होता है सर के पीछे बंदूक रख के, बंदूक भी नहीं मेरे ख्याल से AK-47 रख के पूरा मैगजीन खाली करना, यानी वो वाली हरकत करना। तो उस पर मुझे हुआ था कि अच्छा बस अब ये अच्छा नहीं किया वैसे जो भी हैं। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है क्या रीज़न थी उसने ऐसा क्यों किया? एक अगर वर्ड में बताओ समराइज। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। उसने मुझे बाद में कन्फेस भी किया था कि यू हैव ऑलवेज बीन अ हाई अचीवर इन योर लाइफ,
और मुझे ये लगता है कि मैं तुम्हारे शैडो में जिंदा असल में उसको रिग्रेट था इस चीज से, वो इनसिक्योर था। I was like, this is so wrong. We've been such close friends, but it's okay. I've like kind of I haven't forgiven them. I think but these kind of situations and people, they make you stronger in your life. Absolutely. I believe. Absolutely. And it happened me so many times, but I don't care. I just keep on moving. Yeah, so do I. But I also मुझे ये भी अच्छा लगता है कि आपको जो दिल में खलिश है, जो दर्द पैदा हुआ है, आप उस दर्द के साथ भी थोड़ा बैठे, क्योंकि वो दर्द भी आपके काम आता है। जब तक आप टूटते नहीं हैं तो फिर आप वो सांस पैदा नहीं होता खुद को जोड़ने का, तो दैट इज रियली इम्पोर्टेंट एहसास है ना। दर्द की कैफियत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, और सबसे ज़्यादा हैप्पी एंडिंग मोमेंट कौन से हैं? मेरी बहुत कुछ थाईलैंड वाली हैप्पी एंडिंग नहीं बता। वो तो मेरी है ही बहुत कम। मेरी एक बहुत अच्छी हैप्पी एंडिंग मोमेंट ये थी कि व्हेन आई वाज इन 9th ग्रेड, तब पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती हो रही थी। मुशर्रफ वाज डूइंग सम अटेम्प्ट्स, तो मुझे भेजा गया अपने स्कूल की तरफ से अलॉन्ग विद द होल टीम, मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने जाऊँ। अब जब भी एक इंटरनेशनल ट्रिप जा रहा होता है, कितनी पॉलिटिक्स होती है, किस बच्चे को भेजना है, किस बच्चे को नहीं भेजना। तो हमारे एक टीचर थे, कहाँ जाना था? इंडिया में जाना था, लखनऊ सिटी मॉन्टेसोरी स्कूल। तो मेरे एक टीचर थे उस जमाने में जो पाकिस्तान स्टडीज़ के होते थे, सोशल साइंसेस के। उन्होंने मुझे बहुत बुली किया और उन्होंने बोला तुम तो कुछ जीत ही नहीं सकते, तुम्हें हम क्यों भेजें। बट व्हेन आई वेंट देयर आई वाज द ओनली वन हु वन एंड आई वन द गोल्ड मेडल। I won the first prize in my competition. Amazing. So I remember वो मेरी जिंदगी की पहली बार थी जब उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे अवार्ड दिया ना, I started crying. मैंने जिंदगी में कभी खुशी के आंसू एक्सपीरियंस नहीं किए थे। वो जब मेरे साथ हुए ना, मैंने कहा ये मेरे साथ क्या हो रहा है। I was so happy and I was waiting कि ये ख़त्म हो, मैं जल्दी से भाग के जाऊँ और मैं अम्मी को फ़ोन करके बताऊँ STD फ़ोन से 2004 के 5 की बात है कि अम्मा मेरे फर्स्ट पोजीशन आई है। So that was, oh my God, I think वो ज़िंदगी की पहली बात थी जब मैंने खुशी के आंसू रोए और बहुत मज़ा आया। खुशी के आंसुओं का बहुत मज़ा आता है। तो नाज़रीन, मुझे तो बहुत मज़ा आया मोइस की मज़े की ज़िंदगी की कहानियाँ और मतलब सिनारियो सुन के, और स्पेशली हैप्पी एंडिंग वाला तो बहुत मज़े का। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा सेगमेंट मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। तो मोइस, अब टाइम हुआ जाता है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है ब्रेक द स्टीरियोटाइप। तो मोइस, ब्रेक द स्टीरियोटाइप में अब जिस तरह तुम शुमाइला भट्टी की स्पेशली जब मैं बात करती हूँ, तो तुम बहुत से इस तरह के सोशल टॉपिक्स लेकर आते थे, फिर उनको ब्रेक करने की कोशिश करते थे और तुम सोसाइटी को सोचने में मजबूर करते थे कि अपने साइड पे इर्द गिर्द देखें क्या चल रहा है, और इसको आप बहुत इजी ले रहे हैं और इट्स नॉट एन इजी थिंग। और फिर डिफरेंट क्लासिज्म, कलरिज्म, रेसिज्म, ऑप्रेशन, और फिर उनको एग्जामिन करना क्रिटिकली, यू नो। तो सोशल बाइसेस की जब बात की जाए तो मुझे लगता था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है हमारे शो का। सेगमेंट भी इसलिए ब्रेक द स्टीरियोटाइप है। तो तुम्हें इतने एपिसोड किए, इतने टॉपिक्स, इवन कि जहेज़ की बात हो जाए, कलोनियलाइजेशन की बात हो जाए, तो आज के हमारे शो में कौन सा ऐसा जो टॉप मोस्ट तुम्हें लगता है स्टीरियोटाइप है जो तुम सोसाइटी को चाहते हो कि इसको इमीडिएटली ब्रेक करने की ज़रूरत है? जन्नत, मुझे लगता है लाख बातों की एक बात, आप जितने ये प्याज है और इस प्याज की आप जितनी तहें उतारे ना, हर के अंदर से ज़्यादा आंसू निकलते हैं। लेकिन एक ऐसा स्टीरियोटाइप है जो कि हमारे अंदर रच बस गया, और वो है गुर्बत के हवाले से। हम एक ऐसा मुआशरा बन चुके हैं जहाँ पे हमें ये लगता है कि गुर्बत गरीब का कसूर है, गुर्बत गरीब की अपनी वजह से कॉज हुई है। जबकि मेरा ये मानना है कि क्लास और कास्ट एक बहुत बुरी चीज़ है और हमें सबको एक बराबरी के लेवल पे लाना चाहिए। और जब आप लोगों को, यंग लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपको फल फूल के दिखाती हैं। सिर्फ अमीरी का तो हक नहीं है कि वो लम्स जाए ना। पाकिस्तान के अंदर जो गरीब बच्चे उसका गरीब होने पे भी उसको कसूरवार ठहराया जाता है। हम उन्हें कहते हैं कि नहीं तुम लेजी हो, तुम मेहनत करो ना, वर्क हार्ड। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे तुम उतना कमाओगे। तो भाई आप मुझे ये बताएं कि जो मेहनत कश है, जो भट्टे पे ईंटें लगाने वाला है, मेहनत तो कोई नहीं कर सकता, जो खेतों में हल चलाने वाला है, जो सड़कों पे झाड़ू लगाने वाला है, कड़कती धूप के नीचे जो सड़कों पे तार डालने वाला है, उससे ज्यादा मेहनत और कौन कर रहा है? तो उसकी कोठी किधर है, उसकी मैंशन किधर है? सो मेरे नजदीक जो सबसे बड़ा स्टेरियोटाइप पाकिस्तान के अंदर आजकल ये वो ये कि गरीब का अपना कसूर है। हालांकि ये बात नहीं है, गुर्बत हमेशा सिस्टम का फ्लॉ होती है। आई थिंक तुमने बहुत ही बहुत सारे लोगों ने स्टीरियोटाइप्स बताए, मिथ्स बताएं और इस तरह के र्यूमर्स बताएं, लेकिन जो तुम्हारा है ना, मुझे इतना दिल को छुआ है क्योंकि हम एक पूरा जज करते हैं एक बंदे को, और फिर हम उसकी बिल्कुल हिस्ट्री अगर उठा के देखें और उसके डायनामिक्स, वो किस तरह के हालात से वो आता है और कैसे गुजारा करता है, रिटर्न क्या मिलता है उसे, इतनी मेहनत के बाद उसे मिल क्या रहा है। तो आई थिंक ये आप लिखें, ये तो ज़रूर ब्रेक करना चाहेंगे, ये हम ज़रूर ब्रेक करना चाहेंगे और लोगों को दिखा के ब्रेक करेंगे कि प्लीज़ ये जो जालिम समाज बने हुए हैं ये ख़त्म करें आप।
सो द स्टेरियोटाइप जो कि हम आज तोड़ना चाहेंगे वो ये है कैमरे कि गरीब का अपना कसूर है, और जब लाल लाल लहराएगा तो होश ठिकाने आएगा। जबरदस्त, स्पेशली लेबर्स के लिए। लेबर्स राइट का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, और लेबर्स ही हैं जिनकी वजह से हम इतनी खूबसूरत जगहों पे बैठते हैं, इतनी खूबसूरत रोशनियां देखते हैं। आप कभी अपनी ज़िंदगी में लेबर को एलिमिनेट करके देखें तो नाज़रीन आपको सब जवाबात मिल जाएंगे। तो इसके साथ ही ख़त्म होता है हमारा ब्रेक द स्टीरियोटाइप। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। मोइस, ये तुम्हारी बातें बहुत दिल को लग रही है, बड़ी सेंसिटिव हैं, लेकिन मेरा शो इंफोटेनमेंट शो है। अब मैं सबको रुलाना तो नहीं चाहती तो थोड़ा फन टाइम भी तो होना चाहिए। वैसे भी तुम्हारे मोइस बैठे और फन ना हो, ये हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो हूँ ही फन। नाज़रीन, मोइस के साथ मेरा सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ है, और ये मुझे एकदम कहता था भागो, और मैं इतनी बेवकूफ़ होती थी, सोचे समझे बगैर भागना शुरू कर देती थी, और हंसते रहते थे, भागते रहते थे। आई स्टिल रिमेंबर, यू नो, बहुत मज़े के फ़न मोमेंट्स। हमने बहुत एंजॉय किया, हमने अपनी जवानी खुल के जिया टर्की में। तुम अभी भी जवान हो मोइस? यस। हाँ, एज इज जस्ट अ नंबर। मैं भी जवान हूँ। आप लोग मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। किस नंबर पे? 0900786001 टेलीफोन टेलीफोन। तो ये है फन टाइम। नाजरीन, फन टाइम पे देखते हैं मोइस का क्या फन सेगमेंट निकला है। तो मोइस, ये फन बॉक्स में से पिक कर लें। मुझे 1 2 3 मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा। सो मेरे फन सेगमेंट का नाम है बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। तुम्हारे लब तो वैसे पहले से बहुत ही ज़्यादा मेरे हाथ में मेरे लब तो सी लेने चाहिए। अब वक्त आ गया है कि मेरे लबों को परमानेंटली सी लिया जाए। तो मोइस, ठीक है, आपका जो सेगमेंट है बोल के लब आज़ाद हैं, इसमें 7 टॉपिक्स हैं। हाय अल्लाह, ये लाइक 7 ऑप्शंस हैं हमारे पास। हाँ। तो आपने नंबर बताना है, तो कोई सी 5 आपने चूज़ करनी है। तो आप जब भी कोई नंबर बताएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ भी 7th है, सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद 7th। 7। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द 7। तो नाजरीन, मोइस को टाइम दिया जाएगा 1 मिनट का, और मोइस स्पीच करेंगे 1 मिनट उस पर्टिकुलर टॉपिक में जो उनकी ऑप्शन निकलेगी। सो आर यू रेडी? टोटली रेडी। आपको पता है, इससे पहले मेरा स्पीकिंग का काफ़ी एक्सपीरियंस रह चुका है। मैं ऑल पाकिस्तान डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट जीत चुकी हूँ। वाह, मोइस बहुत सारे मार्के मार चुके हैं। साथ साथ आपको ये अचीवमेंट्स की भी एक लहर जो उनसे स्टार्ट हुई है फर्स्ट सेगमेंट से, वो भी आप साथ साथ सुनते रहेंगे। तो मोइस, आपका 7th आपने चूज़ किया, इस पर निकला है डर्टी कॉमेडी। अंदाज़े बयां अगरचे शौक नहीं है, अंदाज़े बयां अगरचे शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। सदर जी वकार और मेरे अजीज़ हमवतनों, आज जिस मौजू पे मैं लबकुशाई करने जा रही हूँ वो है डर्टी कॉमेडी, यानी कि गलीज़ मज़ाक। गलाजत से लबरेज है हमारी कौम, ये कहते थे बुश साहब। हम तो कहती हैं कि हम पाक साफ हैं, हम अगर दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वज़ू करें। लेकिन इसके बावजूद मजाक के लिए तो कभी कभार गलाजत का इस्तेमाल करना पड़ ही जाता है। मजबूर भी हैं पाकिस्तानी जो हैं। कभी पाइपों के अंदर पानी की जगह हवा आ रही होती है, तो कभी लक्स के साबुन के ऊपर भाभी के भाई के बाल चिपक जाते हैं। तो समझ नहीं आती कि गलाजत धोएं तो धोएं कैसे। कभी कभार गाय सोप के ऊपर भी ब्लीच लग जाता है। चले खैर है, फेयर एंड लवली ना सही तो गाय सोप विद ब्लीच ही सही। तो डर्टी कॉमेडी अगर की भी जाए तो क्यों की जाए, दिल जो बहलाना होता है। अगर बम धमाकों के जरिए पाकिस्तानियों की दिल आवाजारी की जा रही है तो क्यों नहीं गलीज मजाक के जरिए भी की जाए। इसके साथ ही अपनी इस नायिका को इजाज़त दीजिए, मैं जाऊं ज़रा सी गलाजत में डुबकियां लगा के आऊं। ओह माय गॉड, मेरे चीक बोन्स में दर्द होना शुरू हो गया। अजी मैं बकवास कर रही थी। ओह माय गॉड, मेरा अगला टॉपिक होना चाहिए बकवास करती। 7 नंबर तो तुम्हें चूज कर लिया। अब जाती है एक ऐसे नंबर की तरफ जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है, 3। बिकॉज 3rd भी कोई पोजीशन है जन्नत। फर्स्ट आओ तो बात बनती है, सेकंड आओ तो चलो ठीक है, 3rd। उस जो लोगों ने कहना शुरू किया 3rd जेंडर, यू नो क्या मतलब, अगर दुनिया से नोखी जेंडर आगे 3rd जेंडर, या मुझे ये वर्ड शुरू से पसंद नहीं है। 3rd तो 3rd निकला भी बहुत मजे का है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी।
ओह ये तो बिल्कुल तुम्हारे चॉइस के टॉपिक से कर जी बिल्कुल। ओह माय गॉड। यूं तो छोटी है जात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। सदर ज़ीवकार और मेरे अजीज़ हम वतनों, अभी मैं जिस मौजू पे लबकुशाई करने जा रही हूँ वो है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। सदर ज़ीवकार ये एक जुमला नहीं, ये एक फ्रेज़ नहीं, ये एक सवाल है कि अगर जिस्म मेरा तो मर्जी किसकी? मैं अपने हाथों को महंगी की लाली से रंग लूं, या मैं अपनी मांग को सिंदूर से सजा लूं, या मैं कलंदर की लाल ओढ़नी ओढ़ के बरे सगीर पाको हिंद में किसी जिहाद पे निकल जाऊं? ये फैसला किसका फैसला है? ये हक किसका हक है? और ये मर्जी किसकी मर्जी है? मेरा वजूद मेरी रूह मुझे ललकारती है कि अपनी हकीकत को पहचानो, वो हकीकत जिसे खुदावंद ने तुम्हारे अंदर कैद करके अमानत की सूरत में ज़मीन पे उतारा है। उसको आवेज़ा करो, उसको लिबास की सूरत में ज़ेब तन करो, अपने हाथ में मौला अली की जुल्फ़िकार पकड़ो, और जहाँ ना हक नज़र आए वहाँ हक कलंदर का नारा लगाओ। इन तमाम वादों को पूरा करने के लिए, इन तमाम अमानतों को बरसरे पे तक पहुँचाने के लिए मुझे अपने जिस्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये इस्तेमाल करने के लिए मुझे अपनी मर्जी लानी पड़ेगी। इसलिए मेरा जिस्म मेरी मर्जी। वाह, सॉरी जरा मेरा वो टंग ट्विस्टर आ गया था बीच में। बरसरे क्या होता है? कोई बात नहीं। यूटिलाइज करने की उर्दू क्या होती है? बरसरे केड़ा कार, पंजाबी च गल करना। हाँ व्हाटएवर, अभी जब मेरी उर्दू फेल होगी तो पंजाबी पे आ जाऊंगी। कोई बात नहीं, मतलब ये आपकी ज़बान है और आपकी मर्जी है। इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं भी कुछ शोज में इंग्लिश पे भी बात करती हूँ, उर्दू में, पंजाबी में। चले नाज़रीन, तो 3rd भी हो गया, 7 भी हो गया, 5 नंबर 5 ताक नंबर पहले करती हैं सारे। नाज़रीन अब अपनी ज़रा बेल्टें बांध लें, किसी की क्लास भी लगने वाली है। मोइस औरिया मकबूल निकल आए हैं, शुरू हो जाओ। औरिया मकबूल जान आज मुझे जिस मौजू नहीं गलत बोल गई, जिस मौजू पे नहीं, जिस मजाक पे लबकुशाई करने की तौहीन आमेज दावत दी जा रही है, वो मज़ाहिया मज़मून है औरिया मकबूल जान। ना ये जान ना वो जान, कौन सा जान? औरिया मकबूल जान। औरिया मकबूल जान पाकिस्तान के अंदर मौजूद एक ऐसे फ़र्द और एक ऐसी सोच का नाम है जिस सोच में कोई सोच नहीं और जिस फ़र्द में कोई इनफरादियत नहीं। बेशक वो एक भीड़ नुमा सोच का नाम है जहां सिर्फ नफरत फरोशी और खौफ को बेचा जाता है। आपके खौफों को एक रंग रंगीले लबादे के अंदर लपेट के, एक कंस्पिरेसी का नाम दे के, या किसी तौहीन का नाम दे के आप ही के मुंह में आप ही की मर्जी के खिलाफ नवाला बना के परोसा जाता है, और आप उसको निगलते हैं चबाए बगैर। क्योंकि जब वो नवाला आपके मुंह में आता है तो आपके दांत हिलने की ताकत आप में नहीं रहती। और इन्होंने क्या किया, इनको जरा ये भी बता दो। और यह मकबूल जान साहब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम ख्वाजा सराओं की शलवारें उतार के उनको एक मेडिकल बोर्ड के सामने रख के उनकी बेपर्दगी की जाए। एक इस्लामी रियासत के अंदर होने के बावजूद, एक इस्लामी रियासत वो रियासत जो सबसे पहले अपने शहरियों की हया, उनकी शर्म और उनके पर्दे का लिहाज रखती है, और हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। सो औरिया मकबूल जान और औरिया मकबूल जान जैसी सोच रखने वाले बहुत से बाकी अफराद को पाकिस्तान के तमाम ख्वाजा सराओं का और माइयों का लाल कलंदरी सलाम। और आई विश कि इनका मेडिकल टेस्ट हम करें और हम बताएं कि ये असल मर्द हैं कि नहीं है। और या मकबूल जान साहब, आपका मेडिकल टेस्ट तो मैं खुद करूंगी। मेरे पास MBBS भी है, MPH भी है और MRCOG पार्ट 1 भी है। हाँ, मज़ा आया मोहिस, और ये बहुत ज़रूरी था, वक्त का तकाजा था, ये वक्त का तकाजा जो कि पूरा हो गया एक स्पीच की शक्ल में, बिल्कुल फन सेगमेंट में, जर्नी विद जन्नत के। एब्सोल्युटली। चले अब चलते हैं मोहिस, ऑप्शन नंबर 4। 1 कर ले पहले। हाँ 1 कर लेते। हाँ, थोड़ी सी ब्रेक भी चाहिए मोइस, बहुत सीरियस भी हो गया ना। हाँ ना, फनी मेरे तो अंदर से वो एक एंगर सा फंसा हुआ था जो कि तुमने हेल्प किया कैथारसिस के जरिए। अच्छा निकला है बॉलीवुड वर्सेस लॉलीवुड। बॉलीवुड के पास पैसा है, लॉलीवुड के पास कला है। बॉलीवुड के पास सिनेमाज हैं, लॉलीवुड के पास जुनून है। याद रखिए, हम लोग हमेशा बॉलीवुड और लॉलीवुड के कंपैरिजन में अपने लॉलीवुड के बहुत से आर्टिस्ट को बुरा भला कह जाते हैं,
मगर मुझे ये लगता है कि ये बुरा भला कहना सिर्फ और सिर्फ हमारी क्लासिज्म और कास्टिज्म की तरफ इशारा करता है, क्योंकि नरगिस का नाम आज भी पंजाब के अंदर आप कहीं पे भी लें तो इमेंस रिकॉल है। नसीबो लाल जी के गाने और मलका तरन्नुम नूरजहां के गाने और गीत हर दिल अजीज़ हैं। लॉलीवुड को अगर मौका मिले तो हम लोग शो कर सकते हैं बिल्कुल कोक स्टूडियो की तरह और नेस्कैफे बेसमेंट की तरह और लाहौती मेलों की तरह और जर्नी विद जन्नत की तरह के पाकिस्तान के अंदर आर्ट ही आर्ट है, बिकॉज हम एक आर्टिस्ट का शहर है। याद रखिए, बम्बई ताजरों का शहर था, दिल्ली सल्तनत का और सियासत का शहर था, मगर लाहौर लुत्फ, कला और हुनर का शहर था। इसीलिए लॉलीवुड को जब भी मौका मिलेगा, वी विल कम बैक विद द बैंग and we will rule over the world. We will. मौके मिलने की बात है। जबरदस्त, मजा आ गया मोइस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स सी। अब आपकी मर्जी। अब जन्नत मुझे टॉपिक दें। अच्छा, अब मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बीलास। और यह मकबूल जान साहब की तरह बीला भी एक सोच का, एक फिक्र का और एक फर्दी ग्रुप का नाम है। लोगों को बता दो ये बीलास क्या है, तुम्हें आज मौका मिल रहा है। फारसी चांद जो कि ख्वाजा सराओं की वो ज़बान है जिसको हमने हमेशा बहुत गार्डेड तरीके से रखा है और हमेशा हमारे ग्रोह के तमाम मम्बरान को सिखाई जाती है। उसके अंदर बीलाई का मतलब होता है बदतमीज़ी और बीला का मतलब होता है एक बदतमीज़ या बदमाश इंसान। लेकिन कराची के अंदर कुछ ऐसे ग्रोह उमट के सामने आ चुके हैं जो कि इलाके के अंदर कब्जा करके बैठे हुए हैं और वो मूर्तों को यानी कि ख्वाजा सराओं को बहुत छोटी सी उम्र से अपना यरगमाली बना लेते हैं। यरगमाली बना के वो कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। प्रोटेक्ट किससे? खुद से। यानी कि एक साइकिल ऑफ अब्यूज़ बन चुका है जो कंटिन्यू होता जा रहा है। लेकिन अब बस हो चुकी है। अब पाकिस्तान की मूरत और पाकिस्तान के ख्वाजा सरा जाग चुके हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जागी जागी मूरत जागी। सो बीलापन और बीलाई अब इंशाल्लाह अपने इख्तिताम को पहुंचेगी, क्योंकि हम ये बात पहचान चुकी हैं कि जनानगी को मर्दाना प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारी रक्षा करने वाला और हमारी प्रोटेक्शन करने वाला हमारा मौला और हमारा खुदा है। ज़बरदस्त मोइज़, इसके साथ हमारा डिबेटिंग कंपटीशन बोल के लब आज़ाद खत्म हुआ और आई एम रियली हैप्पी। तो आपने बहुत बाहूबी निभाया इसको। थैंक यू। आई होप आपने एंजॉय भी किया वो सेगमेंट। मैंने तो बहुत एंजॉय किया, इतने दिनों के बाद स्पीचेस किए हैं और 5 स्पीचेस इकट्ठी कर दी। मुझे तो वो शेर ही भूल गए थे जन्नत, तो पूरे के पूरे जो हम नहीं किया करते थे स्टार्ट में आके, अंदाज़े भी यहाँ अगरचे शौक नहीं है वाले, याद है तुम्हें? स्पीच के अंदर वो लंबा खींचने के लिए उसको और अशार के हमें डाली हुई होती थी लिस्टें पूरी, मुझे तो भूल ही गया था वो सारा कुछ। लेकिन तुमने जिस तरह से स्टार्ट की स्पीच और लोगों को फ़ौरन से आइडिया हो गया था कि वाकई तुमने गोल्ड मेडल जीता होगा। मरियम नवाज शरीफ, अगर आप ये देख रही हैं तो मेरा ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको जर्नी विद जन्नत से मिल जाएगी। अगली पार्लियामेंट या सेनेट के अंदर मेरे ख्याल से PMLN की रिप्रेजेंटेशन हम अच्छे तरीके से निभा पाएंगे। PMLN? या आई लाइक मरियम नवाज, मुझे पसंद है। शी इज वेरी एलिगेंट एंड शी इज वेरी एलिगेंट, शी इज वेरी नाइस एंड शी इज वेरी ब्रेव एज वेल। ये किसी दूसरी पार्टी के खिलाफ बात नहीं हो रही, लेकिन मेरे ख्याल से हर पार्टी के अंदर अच्छे लोग मौजूद होते हैं और उन अच्छे लोगों को हम बात करने वाले हैं कुछ सेगमेंट्स पे, इस पर भी आते हैं। तो नाज़रीन, थैंक यू सो मच मोइस, और इसके साथ खत्म होता है हमारा फन टाइम। तो मोइस, अब टाइम हुआ जाता है लोगों के बहुत फेवरेट सेगमेंट का, चास्की टाइम। आई थिंक तुम्हें बड़ा मजा आ रहा था जब तुमने इस सेगमेंट का सुना था। चीयर्स। अब मोइस और मैं चाय पियेंगे और फिर हम साथ साथ गॉसिप्स करेंगे। चास्की टाइम, टी टाइम। तो आर यू रेडी? वैसे बहुत मजे किया ये। हाँ, आई एम एब्सोल्युटली रेडी। आपको तो पता है वैसे भी पाकिस्तान में, खुसूस तौर पे कराची के अंदर आजकल सिर्फ गॉसिप ही हो रही है, सियासत के नाम पे भी गॉसिप ही हो रही है। ओह माय गॉड। टी इज द न्यू गॉसिप, टी इज द न्यू पॉलिटिक्स। के साथ क्या गॉसिप्स का ताल्लुक है, आप जरा ये बताएं। मेरे ख्याल से ये एक बात बेसिकली वो नहीं लिखी कि जो हमने बनाया हुआ तस्वुर दिमाग में कि दो औरतें बैठती हैं, वो यूँ करती हैं, अच्छा मैं सुनिया सी कि ए होया सी, और फिर दूसरी जो आती थी, अच्छा मैं तो ए हो, यानी कि यूँ चलता है वो। तो मेरे ख्याल से बेसिकली वो वाला सीन है सारा, इट्स अ कल्चर। हाँ, बेसिकली चस्के ले लेके ना, और चास्की और चस्के। तो एक हमारे गेस्ट आए, वो कहते हैं चस्का, मैं तो समझा था चस्का टाइम, चस आ गई चस। तो अच्छा मोहित, सबसे पहले तो बताओ, पहले तो तुम्हारी क्लास होती है ना, मतलब तो तुम स्टॉन्ड लाइव तुम शो कर रही हो और तुमने मतलब लोगों को बहुत मतलब वक्ता डाला हुआ है। तो स्टॉन्ड लाइव करने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि चरस पीनी ज़रूरी है, उसके अलावा नहीं हो सकता। नहीं, गेस्ट को नहीं, जो शो करता है
उसको कुछ ना कुछ पीना चाहिए तो फिर ही वो चीजें निकलती हैं, वो जो आमद होती है जो। आई बिलीव इन दैट बिकॉज मेरे नजदीक चर्स एक सूफियाना नशा है क्योंकि, तो आई टोटली एग्री विद दैट। लेकिन आई पर्सनली ऑल्सो बिलीव कि अगर किसी ने नहीं करनी तो वो ना करे, और अगर किसी को पसंद नहीं है तो हम उनके सामने करते भी नहीं है। जैसे मैंने बिंदिया जी के साथ नहीं की थी, मेरा एक दोस्त है समद, उसके साथ हमने हुस्न ज़ान एक एपिसोड की थी, हमारी सबसे पॉपुलर एपिसोड है। उसमें हमने उर्दू पोइट्री के जरिए जनानगी और जन ज़ात की तारीख बरसगीर पाको हिंद की अदब के अंदर कैसे डॉक्यूमेंटेड है, हमने उसको एक्सप्लोर किया था। उसमें भी हमने लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ये आजकल शोबिस में और बहुत सारी जगहों पर जब बात की जा रही होती है या परफॉर्मेंस का मतलब जिक्र किया जाता है, तो तुम्हें लगता है कि ये चीज़ कंपल्सरी होती जा रही है? या मेरे ख्याल से इट्स बिकम अ पर्सन टू पर्सन थिंग। आई कैन नेवर परफॉर्म इफ आई एम ऑन समथिंग, यानी कि मैं मेरे शो से पहले मैंने कंप्लीटली सोबर होना होता है, नो जॉइंट्स नो नथिंग, बट आई मुझे इतनी एंजाइटी एनर्जी चीज़ें, बिकॉज मुझे वो चाहिए होता है कि मैंने दिमागी तौर पे इन कंट्रोल रहना है, दैट्स माय थिंग। सो मैं तो आई डू नॉट कंज्यूम एनीथिंग, बट लोगों आपको जवाब भी मिल गया। ये आपके ना कुछ कमेंट्स हमने पढ़े थे, फिर वहां से ये सवाल निकला। लेकिन मेरा काम किसी चीज़ को प्रमोट करना वगैरह एक्सेट्रा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा पर्सनली ये ज़ाती तौर पे मानना है कि हमें लोगों को एज एडल्ट्स ट्रीट करना चाहिए, जिनको जो कंप्लीट नॉलेज के साथ अपनी ज़िंदगी के और अपने जिस्म के फैसले खुद ले सकते हैं। सो people smoke, people don't smoke, people smoke up, people don't smoke up, it's totally up to you, but at my stoned alive I will smoke up, I will get stoned alive, that's the whole point. Yes. Come for the chorus, stay for the entertainment. Not all of you, okay? You know it's not a prerequisite. Yeah, it's not a prerequisite at all. ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ मोइस कि ये जो बीला क्राइसिस वाला तुमने, मतलब सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू यू, नो बीलास वर देयर since years. I've been in Karachi, so whenever I was going, I was listening कि इस बीले ने ये कर दिया, हाय उसने उससे रोटी कर दी, हाय उसने उसकी पार्टी पे ये हरकत कर दी, उस फलानी मूरत को उठा के ले गए। तो मुझे हमेशा फील होता था कि why not you know somebody is raising voice with the power. तो मुझे सबसे अच्छा ये तुम्हारी एक स्ट्रैटेजी, एक तुम्हारी जो तुमने कम आउट किया ना एज एक रिवेंज क्या था, एक तुम्हारा राइट था ये, तुमने इतनी खूबसूरती से ग्रेसफुली किया। और अभी जब रिसेंटली कोर्ट में जब हियरिंग थी तो तुमने बड़े अंदाज से तुम गए, वो तुम्हें क्या फीलिंग्स आ रही थी? ये पहली बार मतलब लोगों ने देखा? यार जन्नत, पता है सीधी बात ये थी कि वही वाली बात जैसे मैंने पहले बोला ना कि मर्दानगी को अब मैंने ढाल बनाना छोड़ दिया। मैंने बोला अब मेरी रूह है और मैं हूँ, उस रोज़ मेरा जो आपको पैगाम देने का दिल चाह रहा है मैंने वो पैगाम प्रोवाइड करना है। और नंबर 2 जन्नत, मुझे बेगैरती जहर लगती है। मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, मुझसे बेगैरत लोग बर्दाश्त नहीं होते, मुझसे बेगैरती बर्दाश्त नहीं होते। पता है जब मेरे साथ ये हुआ उसके बाद लाहौर के अंदर ये एक तंजीम है हमारी अपनी कम्युनिटी के, उसके अंदर एक फ़र्द काम करती है जिनका ताल्लुक मेरे ख्याल से कराची से है। उन्होंने बेशतर घरों के अंदर बैठ के ये वाली बात मेरे बारे में बोली कि उफ़ अल्लाह, मुझे तो सुनने में आया कि मोइस को मार पड़ी है, मोइस की बिलाई हुई है, बहुत अच्छा हुआ है, दिल में ठंड पहुंची है। And I was like, what? Why would you say that? तो मेरे दिल में फिर वो भी था। मैंने कहा you know what? अब मैं इस कम्युनिटी के लिए भी नहीं कर रही, मैं अपने लिए भी नहीं कर रही, अब मैं हक के लिए कर रही हूँ, क्योंकि जो हुआ वो गलत था। और तुम लोगों ने इतनी आदत डाल दी हुई है कहने के एक कम्युनिटी के अपने अंदर कल्चर बन गया है जहाँ पे एक मूरत खुश होती है किसी दूसरी मूरत की बिलाई हुई है, अगर आपका उससे कंपटीशन ये चीज उनसी है ना नाज़रीन, ये बहुत दिस इज बेगैरती। मेरे नजदीक ये बेगैरती कम्युनिटी को तकलीफ में देख के कम्युनिटी खुश हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। बिकॉज मेरे नजदीक यूनिटी में एक स्ट्रेंथ होती है आपके बिल्कुल आपके नजदीक है, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है बिल्कुल। यू नो कि पांचों मुट्ठी जब मिलती है तो एक मुक्का बनता है, और आपने मुक्का ही बना के जब किया प्रोटेस्ट तो उसका इम्पैक्ट नजर आया। अब आप जो और इतनी ग्रेसफुली आप जा रहे हैं कॉन्फिडेंस से, मतलब उसको फेस करने, आई थिंक ये मुझे बड़ा मजा आ रहा था। बहुत लोग इंजॉय कर रहे थे ये चीज कि अपने राइट को ब्यूटीफुली कन्फेस करना। और वो फिर क्योंकि मौला अली का एक कॉल है बहुत खूबसूरत, उसकी अरबी मुझे पता नहीं है लेकिन उसका उर्दू तर्जुमा आपको सुना सकती हूँ। उसका उर्दू तर्जुमा कुछ ऐसे है कि एक मोमिन के हर काम की मीरास होती है कि वो उसको हुस्न के साथ करता है। हुस्न योहसिन, सो योहसिन का एक लफ्ज़ है जो कि बेसिकली मौला अली इस्तेमाल करते हैं। और वो होता है ना, हम हैं हसीन लोग हैं, हम पाकिस्तानी। आप गौर करें, आई थिंक लोगों जो ख्वाजा सरा की हिस्ट्री उठा के देख रहे हैं, कितने एटिकेट सीखने के लिए उनके पास भेजा जाता था। जन्नत हमारा तुम कथक देख लो, सिर्फ जो आप आदाब देती हैं शुरू का, उसी के अंदर वही जान निकाल देता है। सो इट वाज बेसिकली दैट कि हम ये भी करेंगे और नाज के साथ भी करेंगे और अदा के साथ भी करेंगे। एंड आई विल नॉट अलाउ यू टू सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई मी। मैं आपको अपनी जनानगी, अपनी मर्दानगी, अपनी खुसरानगी, अपनी सारी आनगीज अपनी टर्म्स पे दिखाऊंगी, अपनी टर्म्स पे। आई लव इट। वो बेसिकली ये था।
मर्दाना, जनाना, खुसराना, तीनों वैरायटीज दस्तयाब हैं। मोइस, और तुम ये कॉलोनियलाइजेशन की बात करते हो, तो डीकॉलोनाइज करने की बात करते हो, तो मतलब तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस चीज़ के अगेंस्ट कभी गए हो? मतलब तुम अंग्रेज़ों की बड़ी बात करते हो, अंग्रेज़ों ने ये कर दिया। अब बहुत सारे लोगों ने कहा कि मोइस को जब स्कॉलरशिप मिला तो उन्हीं के पास पढ़ने चला गया, उन्हीं के पास चला गया। तो तुम इसको किस तरह से आंसर करना चाहिए? मैं तुमको बोलता हूँ कि मेरे ख्याल से बाकी सबको भी जाना चाहिए, और मेरे साथ स्कॉलरशिप पे 150 लोग 200 लोग देखो ना, और मैं गए ये थे। सोच रही थी कि तुमने जाके वहाँ कुछ इम्पैक्ट भी तो क्रिएट हाँ, किया। मेरे साथ 150-200 लोग और गए थे, और मेरे नजदीक 150-200 क्या, इन मुल्कों को तो चाहिए कि 2-2 लाख को भेजें। जितना ये हमारा लूट के गए हुए हैं, इनको तो पाकिस्तान के हर घर से 2-2 फर्दों को पढ़ाना चाहिए। क्योंकि जब 1857 में ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग हारे अनफॉर्चुनेटली, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर खानगी वाले घर में से, हम तो खुद खानगी जात से है ना, आई एम अ खान फ्रॉम उग्गी, तो हमें पता है हमारे साथ क्या हुआ। हर घर से 3-3, 4-4 बच्चों को उठाया और उनको बोर्डिंग स्कूल्स में बॉर्डर पार भेजा। ये कॉलोनियल्स की स्ट्रैटेजी थी कि खानदान उजाड़ो और उनके बच्चों को निकाल के अंग्रेजी उर्दू की तालीम दो। दैट्स व्हाट दे डिड। तो अब रिवर्स करें ना उसको, 2-2 लाख बच्चा हमारा बच जाए, राइट? और मैं ये कहती हूँ, जो आपने क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट पे बेड़ा गर्क किया था, पूरी बॉडी जला के, अब छोटी छोटी जो ग्रांट आती है और आप ऊपर सुपर पावर के तौर पे बैठ जाते हैं और ये शो करते हैं हाय बेचारे एम्पैथाइज, तो आप तो एक छोटा सा सनी प्लास्ट लगा रहे हैं। बिल्कुल, जो पूरी बॉडी आपने जलाई हुई है, इतना बेड़ा गर्क किया, हमारे ट्रांस की रिस्पेक्ट का, हमारा जो एक कल्चर था, हमारे जो पूरा आर्ट था, उसको आपने पूरा सैबोटैज कर लिया, उनको अरेस्ट किया, जेनोसाइड किया, हमें पनिश किया, हमें जेनोसाइड किया एक तरीके से। इट वाज अ जेनोसाइड जो कि जेंडर की बुनियाद पे किया गया हमारा, या उसकी अटेम्प्ट की गई। वो अलग बात है कि हम तो फिर कलंदर है ना, और हमारे साथ क्या रिजल्ट अभी तक देख लो। तो सेंसस में उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया। 1871 में उन्होंने बोला कि हम बरसगीर पाको हिंद की आबादी की गिनती करेंगे। और हम कैसे गिनती करेंगे? मर्द, औरत, मुस्लिम, हिंदू। उससे पहले मुसलमान को पता नहीं था कि वो माइनॉरिटी है, हिंदू को पता नहीं था कि वो मेजॉरिटी, और ख्वाजा सरा की तो गिनती नहीं की। कॉन्सेप्ट इन्होंने लॉन्च किया, ख्वाजा सरा की तो गिनती ही नहीं की। तो अभी भी देख लो ना, अभी जो सेंसस हुआ तो उसमें भी यही था कि उन्होंने कोई इस तरह के पॉलिसीज बनाई कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी, लोग बताते ही नहीं थे अपने बच्चों के बारे में। कौन बताएगा कि हाँ भाई मेरा बच्चा ख्वाजा सरा है मेरे घर, क्योंकि वो तो उनको जलालत लगती है। और फिर क्यों बताएंगे? क्योंकि पॉलिसी बनानी पड़ जाएगी। नंबर्स की गेम है ना बेसिकली, कि सेंसस में अगर ज्यादा नंबर्स शो हो गए तो फिर तो आपको पार्लियामेंट के अंदर सीट्स देनी पड़ेंगी। और उनको तो पता है कि अगर ख्वाजा सरा पार्लियामेंट के अंदर आ गए तो वो तो हमेशा प्रो पुअर होते हैं, वो तो गरीब की बात करते हैं, वो तो फकीर की बात करते हैं, वो इन्वायरमेंट की बात करते हैं, वो सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। जैसे और वो हमारे ऊपर बैठेंगे। सबसे बड़ा जो ये माइंडसेट है ना, मुझे भी याद है, मैं एक गवर्नमेंट जॉब मैंने स्टार्ट की, लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे फील हुआ कि वो उनको ज़्यादातर ये फील हो रहा था कि ख्वाजा सरा को हम सर्व कर रहे हैं, यानी ख्वाजा सरा को हम मैनेजर कह रहे हैं। वो जो कॉलोनियलिज्म के टाइम से जो ये चीज़ें इनहेरेंट हुई हुई हैं माइंडसेट्स में, ये अभी तक नज़र आती हैं। अभी जो भिखारियों को आप अरेस्ट करते, मुझे तो लग रहा था वो क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट दोबारा से इंप्लीमेंट, पकड़ पकड़ के कैद करते जा रहे हो, ना उनको कोई सोर्स ऑफ इनकम है, ना कुछ है, और लोगों को दिखा रहे हो कि ये कितना गलत कर रहे हैं। अच्छा जन्नत, मैंने तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट तोड़िए निकाला हुआ कि आई एम हु आई एम, and when I am in a position of leadership, I am in a position of leadership। मैं हाथ हिला के गुस्सा करूं, या मैं मुट्ठी करके गुस्सा करूं, भाई मेरी बात, I am a leader, और we go in a democratic way, and this idea के to be strong, to be assertive, you have to be masculine, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा मिथ है। क्योंकि हमारी बरसगीर पाको हिंद के अंदर बहुत ज़्यादा लीडरशिप दिखाई गई है ख्वातीन। और किसी की मिसाल हम क्यों लें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हमारे सामने मौजूद है। बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम्पल है। लेकिन अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा शो को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे। वही थोड़ा सा ये देखें आप कि अभी आजकल जो लोग हैं बहुत ज़्यादा जो प्रोमिसेस कर रहे हैं, फेक प्रोमिसेस, आपने बड़े क्रिस्पी से आंसर दिए। आपको क्या लगता है कि जो कैंपेन्स चलाती हैं कुछ सेलिब्रिटीज़, जब वाकई में कुछ करने का टाइम आता है तो वो या मतलब आएंगी नहीं? Never, वो कभी भी नहीं आएंगी, because that is all casteism। I call it minority capitalism। I call it किसी सेलिब्रिटी को आप मैसेज देना चाहें जिसको आप बड़ा हर्ट फील किया हो, जिससे आपने एक्सपेक्ट किया और आपको बड़ा प्रॉमिस करती हो कि हाँ यार आई विल ऑलवेज बी देयर? मुझे एक्चुअली किसी पर्सनली सेलिब्रिटी ने इतना ज़्यादा हर्ट नहीं किया, बिकॉज आई वाजंट सरप्राइज्ड बाय दिस एटीट्यूड ऑफ देयर्स, सो आई कैन नॉट गिव अ पर्सनल मैसेज टू सेलिब्रिटीज़। लेकिन मैं टीवी प्रोड्यूसर्स को ज़रूर ये वाला पैगाम देना चाहूँगा, जो हम टीवी के साथ हैं या एक्सप्रेस टीवी के साथ हैं या किसी भी बड़े टीवी के साथ हैं, कि आप लोग पाकिस्तान की ऑडियंस को अक्सर औकात जानबूझ के नहीं समझना चाहते। ये बात जाने कि पाकिस्तान की ऑडियंस एक बहुत ज़हीन, इंटेलिजेंट, लाइक ऑडियंस है। हमारे यहाँ अदब कला की पूरी एक तारीख मौजूद है। आर ऑडियंस डिजर्व्स बेटर कंटेंट। आप हर बार पैमरा की एक्सक्यूज के पीछे नहीं छुप सकते। बिल्कुल। सो ये है, पाकिस्तान की ऑडियंस डिजर्व्स बेटर। हम लोग कोई आम लोग नहीं है।
हम हमें जरा इज्जत दें, सबको स्पेस दें। आई थिंक दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। अच्छा Yeah. मोहित, ये बताएं कि अभी जिस तरह मलाला ने कहा, थोड़ी सी गपशप भी करते हैं। मलाला ने कहा कि यार ये निकाह जो उनसे हैं ये तो एक फॉर्मेलिटी है, कागज़ का टुकड़ा है, ये तो ऐसे, लेकिन बाद में खुद कर भी लिया। हाँ। आपको क्या फीलिंग्स आई हैं देख? यार जन्नत, एक जेन वार्ड नामी एक ऑथर है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, द ट्रेजेडी ऑफ हेटेरोसेक्सुअलिटी, राइट। और आजकल एक नई टर्म आई हुई है हेटेरोपेसिमिज्म के नाम से। तो ये ना जो हेटेरोसेक्सुअल लोग होते हैं, इनका है एक बेसिकली मसला ना, बिकॉज अब उनको पता तो है कि ये जो मैन डेटिंग विमेन का जो बेसिकली मॉडल है, उसके अंदर औरतों को हकीर कर दिया जाता है, मर्द को ताकतवर कर दिया जाता है। औरतों को उस बात से एतराज़ तो है, मगर बेचारियों का रूठा लगता तो फिर भी मर्दों के ऊपर ही है। तो वो वाली बात अब आ गई हुई ना कि हैशटैग यस ऑल मैन, सारे मर्द बहुत बुरे, हाय लेकिन मैं तो मजबूर हूँ, क्या करूँ, मुझे पसंद भी तो लेकिन मर्द ही आते हैं। तो ये एक बेसिकली वो वाली चीज़ है, ये बेसिकली। और मैं बड़ी खुश हूँ कि एज अ ख्वाजा सराह पर्सन एंड एज अ फकीर मैं इन तमाम चीज़ों से आज़ाद हूँ कि मैंने इन रिश्तों के अंदर और दुनियादारी के अंदर कभी पढ़ना ही नहीं कि मैं वो फैसले करूँ कि जी मर्द अच्छे होते हैं कि बुरे होते हैं, कि औरतें अच्छी होती हैं बुरी होती हैं। तो मैं तो वैसे भी बड़े न्यूट्रल से हैं, लेकिन एक छोटा सा आपके बारे में थोड़े से आरोप इल्ज़ाम भी लगे। लेकिन उन्होंने कहा है, कुछ लोगों ने कुछ कमेंट्स में पढ़ी थी आपके शो के नीचे, तो उसमें आया कि उन्होंने लिखा कि मोइस बड़ा ये ऑपर्चुनिस्टिक है, जब इसका दिल करता है अपनी सेक्सुअलिटी और जेंडर चेंज करके वहाँ पे घुस जाता है। हाँ, मतलब ये आपको लगता है कि लोगों को आप किस तरह से इस चीज़ को, मतलब वो ट्रांजिशन को बहुत सारे लोग नहीं समझते ना। हाँ। कि मतलब जिस तरह हम स्टार्टिंग में होते हैं तो कहेंगे शुरू में तो ऐसे थे, तो ऐसे मेरे हाथ पे बिगड़े हंसते ये फलाना, है ना, इस तरह की बातें तो होती रहती हैं। मैं चाहती हूँ हम थोड़ा सा लोगों को आंसर भी करें। मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छी बात रेज की है, मुझे कभी पर्सनली डायरेक्टली कमेंट्स नहीं फेस करने पड़े। आई एम ग्लैड कि आपने मुझे वाली बात बताई है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि आइडेंटिटी एक सीमेंट का ब्लॉक है जो कि हमेशा स्टैटिक रहती है। मेरे नज़दीक शनाख्त कुछ भी नहीं होती, मेरे नज़दीक एक आप जिंदगी एक इश्क का सफ़र है। लेकिन मोइस यहाँ पे इशू बना देते हैं, वो कहते हैं ये तो फलाना ये था, तो अब इस जगह पे है तो ये तो है, बहुत से लोग है ना, और बहुत फिर हर मर्द एक ज़माने में ट्रांस आइडेंटिटी को लेके ये बहुत चैलेंज, बहुत से तमाम मर्द, तमाम फर्द माँ के पेट के अंदर औरत थे एक टाइम तक। मेल जेनिटल्स जो आपके पास डेवलप होते हैं वो बेसिकली फीमेल जेनिटल से ही आगे जाके डेवलप होते हैं। खुदा की कुदरत ने हमेशा हर जिस्म की जो बर्थ जो है मॉडल है वो फीमेल बर्थ का ही निकाला हुआ है। क़यामत के रोज़ भी बच्चे माँ के नाम से ही उठाए जाएंगे। तो बहुत से लोग हैं जो पहले डॉक्टर बनना चाहते हैं, पर डॉक्टर बनते बनते क्रिकेटर बन जाते हैं, या फैशन डिज़ाइनर बन जाते हैं, या इंजीनियर बन जाते हैं, राइट। सो इंसानी रूप, इंसानी इजहार, जिन्स तो बेसिकली एक छोटी सी एक चीज़ है, हमने उसको बहुत बड़ा बना दिया है, में जो रखा हुआ है हमने उसको बहुत बड़ा बना दिया हुआ है। सो मेरे नज़दीक और मेरे एक्सप्रेशन के नज़दीक तो अक्सर कहा ये होता है कि फॉर मी माई जेंडर एक्सप्रेशन आपके लिए, देखने वाले के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी पे है। मेरे लिए तो प्रायोरिटी नंबर 10 है। मेरी प्रायोरिटी नंबर 1 होगी कि व्हाट पॉलिटिक्स एम आई टॉकिंग अबाउट। असल में जेंडर एक्सप्रेशन के बेसिस पर ना जो दिखने से बहुत ज्यादा परसेप्शंस लेते हैं, है ना, और फिर उससे अगेंस्ट स्टोरी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ये माइंडसेट है। या सो मेरा आज ये पहनने के पीछे ऑफ कोर्स की मकसद है कि ये खूबसूरत लिबास है, मगर ये मकसद भी एक, मैंने कहा था वी विल शो फेमिनिन पावर, और ये मकसद भी था कि आओ जरा सा भी करते हैं थोड़ा सा, थोड़ा एंटरटेनमेंट जस्ट, राइट। सो इट्स लाइक ऑल ऑफ दीस थिंग्स, इट्स नेवर वन पर्टिकुलर थिंग। अभी तड़के वाली एक खबर भी याद आ गई। कौन सी? सॉरी मैं आपको काट रही हूँ। अभी जो एक कॉल चली हुई है, कॉल वाली स्टोरी चली हुई है हरीम की, जो शेखू जी को उन्होंने की थी। अच्छा पता है हरीम शाह मेरे गांव किया है? हाँ, हरीम शाह मेरे गांव किया। मेरी कभी उससे हेलो हाई नहीं हुई भी, लेकिन आई टोटली अंडरस्टैंड वेयर शी कम्स फ्रॉम नाउ, बिकॉज़ हमारे यहाँ के लोग बड़े करारे होते हैं। तुम्हारी तरफ वो भी हमारे यहाँ नॉर्थ के लोग बड़े करारे होते हैं, तीखे भी थोड़े से, तीखे करारे, लेकिन दिल के साफ। हाँ, ये सबसे अच्छी बात मुझे लगती है ना, हरीम दिल की साफ है। वैसे लाख बातों की एक बात अगर हम करें, लेकिन ये शो में जो कॉल हुई है इस पे आपके क्या कमेंट्स हैं? थोड़ा सा। आई डू नॉट लाइक सच स्टाइल ऑफ कॉमेडी। मेरे ख्याल से ये वाली चीज़ें बहुत मेरे ख्याल से एक फाइन लाइन होती है, जिस फाइन लाइन को आप लोगों को क्रॉस नहीं करना चाहिए। एंड आई थिंक यहाँ पे बात आती है होस्ट के ऊपर और प्रोडक्शन टीम के ऊपर। और मुझे क्योंकि आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दीज टॉक शोज एंड ऑल, नॉट दैट टॉक शो इन पर्टिकुलर एंड थैंकफुली नॉट, और दैट प्रोडक्शन टीम एज वेल, लेकिन ये जानबूझ के प्रोड्यूसर्स कुछ जब गेस्ट को बुलाते हैं ना, दे ट्रीट देम लाइक दिस कि ये तो है ही मसालेदार, ये तो है ही गंदा, इसके साथ आओ ये वाले काम करें। तो मेरे ख्याल से डिग्निटी देना और रिस्पेक्ट देना अपने गेस्ट को होस्ट का काम होता है, प्रोडक्शन टीम का काम होता है, लेकिन जिसको खुदा ने इज्जत की आंख बख्शी नहीं, वो किसी दूसरे को इज्जत की आंख से देखेगा ही क्या? तो आप भी बेकसूर हैं शायद, हम आपको क्या कसूरवार ठहराएं? तो मोहिस, लेकिन तुम्हें ये सोच के हैरानगी नहीं होती कि देखो कि एक्सेस, और मतलब वो हरीम की एक्सेस है, यू नो,
कौन कौन से मिनिस्टर तक वो जब चाहे फ़ोन कर देती है, और लेकिन फिर उसका लेकिन एक्चुअली मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं, बिकॉज जन्नत हम पॉलिटिक्स में भी हम काम करते रहते हैं, मेरे ख्याल से किसी का नंबर मिल जाना, नंबर निकलवा लेना इज़ नॉट अ बैड थिंग, एंड प्लस हरीम की लाइफ को काफ़ी रिस्क रह चुका है। ठीक है, मतलब कहते ये थे ना कि नहीं बहुत सारे लोग जो उनसे हैं जिस तरह से उन पे अटैक करते हैं, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, यू नो कि इसकी मतलब हर जितने भी टॉप वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये सारे इसकी पॉकेट में हैं। आई डोंट थिंक सो दैट्स ट्रू, आई डोंट थिंक सो दैट्स ट्रू एट ऑल। मेरे ख्याल से वो बस हमने वो किताब नहीं लिखी गई थी 90 की दिहाई में, पार्लियामेंट से बाजार हुस्न तक। हाँ, तो मेरे ख्याल से वो हमने बेसिकली हमने बनाया हुआ, बिकॉज हमने आज तक कभी औरत को लाचार, मजबूर, माँ और तवाइफ के अलावा किसी और रूप में देखा ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग रूप। तो हम लोग हमेशा उसको वैसे ही समझने की कोशिश करते हैं, और हरीम एक बहुत ज़हीन औरत है, उसको पता है मुझे इसी रूप में देख रहे हैं तो ठीक है मैं भी खुद को इसी रूप में पेश करूंगी। हालांकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट हर लाइफ हैज बीन एट रिस्क, एंड आई थिंक शेख रशीद साहब इज एन इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अभी भी उसके लिए प्रॉब्लम थोड़ी सी। हाँ, तो अगर लोगों ने कह दिया कि हाँ ये तो सारे के सारे सियासतदान इसकी जेब में, पर वो भी वही कार्ड प्ले करेगी। और शेखूस जो कल लिखा हुआ था, शेखूस भी एक्चुअली शेख रशीद लिखा हुआ था। मैंने वो जूम करके देखा, वो शेख रशीद लिखा हुआ था, द होस्ट सेड शेखू। मसाला डालने के लिए। So that's what I'm saying. They deliberately spice it up to show these things. ये मुझे नहीं पता था। Yeah, so ये मेरे ख्याल से just like that, वो जानबूझ के चीपन करने के लिए, वो एक टैबलॉइड इमेज पेश करने के लिए। नाज़रीन बहुत मजा आया चाय पीने का। ऊंची दुकान फीका पकवान, बल्कि दुकान बंद है। वाकई सही कह रहे हो मोइस, और इसके साथ खत्म होता है हमारा चास की टाइम। मोइस अब बड़े दिल पे पत्थर रख के मुझे कहना पड़ रहा है कि अब हमारा लास्ट सेगमेंट आ गया। इतना इंटरेस्टिंग शो चल रहा है नाज़रीन, मैं आपको बता नहीं सकती। हंसी भी हूँ, गूज बम्प्स भी हुए हैं, सोचने पे मजबूर हुई हूँ। मतलब मोइस के साथ जब भी हम बड़े अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, जब भी हम बैठते हैं कुछ ना कुछ हम चीज़ का सोल्यूशन ज़रूर निकालते हैं, किसी ना किसी चीज़ का। सबसे मज़े की ये बात होती है जब आप कोई कमिटमेंट करके उठें और एक नए जज्बे के साथ उठें और एक नई सुबह के साथ। तो मोइस, मैं अब शुमाइला भट्टी के तौर पे भी बातें होगी, डर्टी कॉमेडी भी देख ली पुदीना चटनी की तो अब मैं चाह रही हूँ डॉक्टर मोइस क्या मैसेज देना चाहता है। दिल की बात सेगमेंट जो है, इसमें अपने दिल की बात जितने भी गेस्ट आते हैं, कोई ऐसी बात जो उनको लगता हो जिन्होंने कभी नहीं बताई, कोई कमिटमेंट या कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज जो आपको लगता है, और साथ एक छोटा सा ऑटोग्राफ इस बुकलेट में आप लिखेंगे। This is such a beautiful booklet. तो मोइस ने नाज़रीन लगता है अपना मैसेज लिख लिया है। चलिए डॉक्टर मोइस, आप बताएं कि आप जाने से पहले क्या ऐसी दिल की बात लोगों को कहना चाहते हैं। जन्नत, मुझसे बहुत से लोग अक्सर औक़ात ये पूछते हैं कि जी ये वाला काम कैसे किया जाए, कैसे, हाउ, द स्टोरी ऑफ हाउ बहुत पूछी जाती है, और माई आंसर इज़ वेरी सिंपल, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। तुम अपनी करनी कर गुजरो, क्योंकि मुझे ये लगता है कि बहुत सी दफ़ा बैरियर्स होते हैं, वो तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन जितना ज़्यादा हम उनको वक़्त देते हैं और वैल्यू देते हैं, उतना ही ज़्यादा हम उन बैरियर्स को ओवरकम करने के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एम्फसाइज कर जाते हैं, और हम लोग अपना करना भूल जाते हैं। जितने चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे वो आपके लिए लिखे हुए हैं, वो आप ही के लिए हैं। लाइफ इज़ नॉट ईजी, एक्सेप्ट दोज चैलेंजेस एंड जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। आई थिंक मोइस इस तरह किया तो हिस्ट्री बनी। अब हमारे जितने भी काम हैं, यू नो, अगर ये सोचते वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ये छिन जाएगा, ये में फियर ऑफ लूजिंग भी बहुत होता है, लेकिन नहीं, बहुत ब्रेव होना पड़ता है। ये आज आपके सामने एग्जांपल बैठी हैं, और हम भी माशाल्लाह ऐसे ही चलते रहते हैं। और जाने से पहले अपना व्यूज़ बताएं कैसा लगा यहाँ पर आके। दिस वाज सो फन। मैंने तो जब पहली दफ़ा भी आपकी एपिसोड नंबर 1 देखी थी, मैंने तुम्हें तभी मैसेज कर दिया था, जन्नत आई लव योर शो। मुझे नहीं पता मैंने तुम्हारे शो पे आने, मेरे साथ भी गेम्स खेलो और ये सेगमेंट्स करो, बिकॉज मैं थक गई हूँ पॉडकास्ट कर करके और अकलमंदाना बातें कर करके, सिर्फ अकलमंदाना बातें, लोगों को एजुकेट कर करके। आई एम सो ग्लैड दैट यू नो कम्युनिटी सिटिंग विद कम्युनिटी, सो वी नो सो मैनी थिंग्स, हमारी एक वाइब चल रही होती है। आई हैड सो मच फन। या आई एम रियली यू नो हैप्पी टू हैव यू हियर इन माय शो। और हमारे जो स्पॉन्सर हैं स्पेशली शनैन्स, जो कि बड़ा टॉप क्लोथिंग ब्रांड है, इन्होंने स्पेशली आपके लिए गिफ्ट भिजवाया है। Thank you so much. Thanks to Shanans कर दीजिए। Thank you so much Shanans. I'm going to check it out. I'm pretty certain it's going to be amazing.
एंड नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की फरमाइश आई कि मोइज़ को बुलाएं और मोइज़ हमारे शो में आई, और आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस एवर इन माई शो। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलते रहेंगे। और जाने से पहले बहुत ज़्यादा शुक्रिया हमारे स्पॉन्सर्स का और हमारे व्यूवर्स का। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।